नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा, मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। अब कुंडली खोलिए और खुद जानिए अपने आज और कल की भविष्यवाणी काल चक्र में। हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग। ऐसे में कुंडली में हर भाव अपने अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। कुंडली का हर भाव आपके आज और आने वाले कल की भविष्यवाणी कर सकता है। कुंडली के 12 भाव में छिपे हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी हेल्थ, आपके सुख, आपके दुख से जुड़े बहुत सारे राज। तो कहीं मत जाइए और अपनी कुंडली खोलकर जरूर बैठ जाइए, क्योंकि जानेंगे आज अपना फ्यूचर, जानेंगे हर भाव के बारे में। तो आज की जो चर्चा है वो बहुत दिलचस्प है, और इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आप अपनी कुंडली को जान पाएंगे। आप पंडित जी से हमेशा पूछते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन की परेशानियों को कैसे दूर करें इसके बारे में, लेकिन कुंडली के जो भाव होते हैं 12 भाव, उसके बारे में आज आप जानेंगे। तो चर्चा को शुरू करते हैं और कुंडली के पहले भाव के बारे में जानेंगे। कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के बारे में क्या कुछ बयां करता है। पंडित जी, आपके साथ रहकर इतना तो पता चल गया, पहला भाव यानी कि लग्न क्या कुछ बयां करता है, लग्न कितना ज़रूरी है, लग्न में कौन सा नंबर है, या फिर लग्न से कैसे किसी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। देखो श्रद्धा, ज्योतिष शास्त्र में मानव जीवन को अध्ययन करने के लिए 12 विभागों में बांटा गया, और ये 12 विभाग जो है तन धन सहज सुख सुतरी पूजाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय, इन 12 नामों से ये प्रसिद्धि है इनकी, जिसमें पहले भाव के बारे में आपने बात किया है। तो पहले भाव को कहते हैं तनु भाव। तनु भाव माने शरीर का भाव। तो तनु भाव, कुंडली के पहले भाव का जो वैदिक नाम है वो तनु भाव है। आप फिर से जानिए, कुंडली के पहले भाव का संबंध अपने आप से, पूर्वज और रिश्तेदारों से। कुंडली के पहले भाव का शरीर के अंगों से संबंध है। वात, पित्त, कफ, प्रकृति, मस्तक, चेहरा, और सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि पूरा शरीर कुंडली के पहले भाव से जाना जा सकता है। रंग कैसा होगा, लंबाई कितनी होगी, आत्मविश्वास कैसा होगा, सुख दुख कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, यश अपयश कैसा होगा, रूप रंग कैसा होगा, अहंकार होगा कि विनम्रता होगी, आकृति कैसी होगी, ज्ञान और बल कैसा होगा, मस्तिष्क कैसा होगा, विवेकशील, गौरव, विनम्रता, ये सब स्वभाव कैसे होंगे। और ये सारी बातों को जानने के लिए आपको तनु भाव का अध्ययन करना होता है, अर्थात प्रथम भाव का अध्ययन करना होता है। यह भाव उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हम बन रहे हैं और बनेंगे। तो तनु भाव का स्वामी तनु भाव को देखे, या तनु भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति हो और उसमें पापग्रह ना देखें, तो मनुष्य का शरीर, आचरण, रंग रूप, लंबाई, निरोगी काया सब कुछ मिलती है। लेकिन अगर पापक ग्रहों से विद्ध हो पहला भाव, पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो पहले भाव पर, और पहले भाव का स्वामी पहले भाव को न देखता हो, तो निसंदेह रोग, बीमारी, दरिद्रता, अभाव, बदसूरती, ये सब विरासत में मिलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भी प्रथम भाव दूषित हो, तो आपको चाहिए कि प्रथम भाव का जो स्वामी है उसके मंत्रों का आपको शास्त्र सम्मत जो वर्णन किया गया है उतना जप करें। जैसे सूर्य के लिए 7000 मंत्र का वैदिक जप करना चाहिए, चंद्रमा के लिए 10,000 वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, मंगल के लिए 10,000 वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, बुध के लिए 9,000 वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, बृहस्पति के लिए 16,000 वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, शुक्र के लिए 18,000 वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, और शनि के लिए 19,000 वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए, राहु केतु के लिए 18,000 और 17,000 वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए।
ये वैदिक मंत्रों का जप करने पर और उस ग्रह से संबंधित जो औषधियां हैं और उस ग्रह से संबंधित जो समिधा है उसका घी के साथ हवन करने से वह ग्रह शांत हो जाता है, कुपित नहीं होता है और जीवन में अशुभ की जगह पे शुभ फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत दिलचस्प चर्चा और जान पाएंगे आप अपनी कुंडली के बारे में। पहले भाव के बारे में पंडित जी ने बताया कितना ज़रूरी है और आपके शरीर के आकार, आपके जीवन, आपके रिश्तेदार, आपके पूर्वजों के बारे में ये भाव आपको बताता है। लेकिन अभी बाकी के 11 भाव बचे हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन कॉलर जुड़े हुए हैं इंदौर से। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। बात करिए आप पंडित जी से। ओम प्रकाश जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा छोटा पुत्र जो है वो फॉरेन में नौकरी करता था, कोरोना काल में छूट गई जी। तो फॉरेन जाएगा या नौकरी करेगा या व्यापार करेगा? एकदम निश्चिंत रहिए, 45 दिनों के अंदर फिर नौकरी मिलने जा रही है और बहुत अच्छी नौकरी मिलने जा रही है। व्यापार का कोई योग नहीं है, अभी वो नौकरी करेगा और बहुत अच्छी नौकरी करेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो भाई कुंडली के पहले भाव की बात तो हो गई और अब बात करेंगे दूसरे भाव की। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से व्यक्ति के बारे में क्या कुछ जाना जा सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी। तो अब लग्न के बाद द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव से क्या कुछ पता चलता है, जीवन के किस पहलू के बारे में पता चलता है? देखो श्रद्धा, द्वितीय भाव को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहते हैं धन भाव। लेकिन धन भाव के अंदर इसके उदर में क्या छिपा हुआ है आप जान लीजिए कि जन्म कुंडली के जब दूसरे भाव को देखते हैं तो उससे क्या क्या हम जान सकते हैं। अगर आपके पास कागज कलम है तो चाहे आप नोट कर सकते हैं। पहली बात तो द्वितीय भाव से आप मनुष्य के बुद्धि का ज्ञान कर सकते हैं। विद्या का भाव पंचम भाव से, बुद्धि का भाव द्वितीय भाव से। और कुंडली के दूसरे भाव का संबंध परिवार माने कुटुंब से होता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ये पूरा जो कुटुंब है आपका, ये द्वितीय भाव से जाना जाता है। करीबी दोस्त भी इसी से जाने जाते हैं। खान पान मतलब आप खाएंगे कैसा, कड़वा, मीठा, सात्विक, राजस, तामस, किस तरह का भोजन करते हैं, ये द्वितीय भाव से जाना जा सकता है। शनि राहु बैठा होगा तो तामसी भोजन करने वाला होगा। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा बैठे होंगे, बुध बैठा होगा तो सात्विक भोजन करेगा। सूर्य मंगल बैठे होंगे तो निश्चित रूप से राजसी भोजन करेगा। शुक्र बैठा होगा तब भी राजसी भोजन करेगा। और कुंडली के दूसरे भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है। जैसे भाई चेहरा, नाक, कान, और जानते हैं दाहिनी आंख का संबंध भी द्वितीय भाव से होता है। गर्दन, मुंह, दायां आंख, जीभ और इंद्रियां, ये कुंडली के पहले भाव की गतिविधियां जो है उनको प्रकट करती हैं। धन धान्य, खर्च, रोग, आपका हुनर, संपत्ति, मृत्यु, वाणी, सत्य असत्य, पत्नी की मृत्यु, अपनी मृत्यु नहीं, पत्नी की मृत्यु। पत्नी की मृत्यु क्यों, पति की मृत्यु क्यों? क्योंकि सप्तम भाव से ये द्वितीय भाव अष्टम होता है। जैसे लग्न से अष्टम मृत्यु भाव होता है, उसी तरह से सप्तम से द्वितीय जो है ये 8वां भाव है। इसलिए ये जीवन साथी के निधन का स्थान है। अगर 7वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हो तो ऐसी लड़की या ऐसे लड़के के कुंडली में विधुर और वैधव्य योग होता है। और वो कब होता है? जब उसकी महादशा में उसकी अंतरदशा आती है, तब ये फल होके ही रहता है। इसको कोई माई का लाल नहीं टाल सकता है, इसका प्रभाव देखने को ही मिलता है। इसके लिए महामृत्युंजय जप, मृत संजीवनी विद्या का जप अपने जीवन संगिनी, अपने जीवन साथी की रक्षा के लिए अवश्य कराना चाहिए। बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। उत्तर कालामृत में इसका विशेष वर्णन कालिदास जी ने किया है और उत्तर कालामृत में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सप्तमेश द्वितीय भाव में हो तो द्वितीयेश की महादशा में सप्तमेश की अंतर्दशा आने पर जीवन साथी का वियोग होता है। परिवार, प्रारंभिक शिक्षा, पड़ोसी, दान को दर्शाता है ये द्वितीय भाव। और आप जानते हैं अगर व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो
तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर कमाते मर जाए लेकिन वो बैंक बैलेंस नहीं कर पाता। अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो और 8वें भाव में शनि बैठा हो, शनि की पूरी दृष्टि द्वितीय भाव पर हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा के घर में भी जन्म लेकर के एक एक रुपए के लिए परेशान रहेगा। तो भाई, अगर आपकी कुंडली में भी द्वितीय भाव में पापक ग्रहों की भरमार हो गई है और आप आर्थिक तंगी से, दरिद्रता से निजात नहीं पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने द्वितीय भाव का जो ग्रह है उसके मंत्रों का कलयुग के प्रमाण के अनुसार 4 गुना मंत्र जप जरूर करें और उसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में किसी देवी के सिद्धपीठ में जाकर के श्री सूक्तम और कलंक धारा स्तोत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करें। ये अनुष्ठान 3 वर्षों तक लगातार करने पर सब प्रकार के दुर्योग नष्ट होते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तीसरे भाव के बारे में भी जानेंगे। अब तक आपने जाना पहले और दूसरे भाव के बारे में, तीसरा भाव कितना जरूरी है, क्या कुछ पता चलता है इससे, ये जानेंगे। लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने पुत्र के बारे में जानकारी चाह रहा था। मेरा पुत्र का जन्म है 19 नवंबर 1995 11:40 दिन का है। उसकी शादी कब तक होगी और उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? चलिए नरेंद्र बाबू, मैं बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और उसे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। विवाह का संयोग बना हुआ है, कुछ घंटों कुछ महीनों की देर है, शादी के लिए रिश्ते चल चुके हैं, विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है, तो आपने जो प्रश्न किया है उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव की। कुंडली के तीसरा भाव व्यक्ति से जुड़े कौन से राज को बयां करता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, तीसरा भाव। तीसरे भाव को ज्योतिष की भाषा में कहते हैं सहज भाव। सहज भाव तो जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान है, 60 से 90 डिग्री का जो तीसरा स्थान है, वो सहज भाव के नाम से जाना जाता है। तो कुंडली के तीसरे भाव का संबंध सबसे पहले होता है छोटे भाई बहनों से। बड़े भाई से नहीं, बड़ी बहन से नहीं। बड़े भाई और बड़े बहन का भाव एकादश भाव है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति के पुरुषार्थ से, साथ में काम करने वालों से संबंध कैसा रहेगा। कुंडली के तीसरे भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है। बुरे विचार आना, मानसिक शक्ति का किस तरह से सदुपयोग दुरुपयोग हो रहा है, दाहिना कान, गर्दन, कंधा, कॉलर बोन, ऊपरी छाती, कान, श्वास नलिका कुंडली के तीसरे भाव से जाना जा सकता है। पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, ये सब तीसरे भाव से जाने जा सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, व्यक्ति की स्वयं की भी मृत्यु तृतीय भाव से जानी जा सकती है। व्यक्ति की स्वयं की भी मृत्यु तृतीय भाव से जानी जा सकती है, लेकिन इसके लिए बृहद बात है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और तृतीय भाव और दसम भाव दोनों को तौल लीजिए और किसी के जिंदगी का अनुमान लगा लीजिए। पूरी कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं है, केवल तीसरा और 10वां भाव का वजन जान जाइए और उस व्यक्ति का अनुमान आप लगा लीजिए। तृतीयेश होता है पुरुषार्थ का मालिक, 10वें होता है आजीविका का मालिक और कर्म का मालिक। जब आपका पराक्रम और कर्म दोनों श्रेष्ठ होगा तो आप सुखी रहेंगे। जब आपका पुरुषार्थ और कर्म 0 होगा तो आप दुर्भाग्य के शिकार और दर दर ठोकर खाते फिरेंगे। तो इन दोनों को अगर तौल लिया जाए तो व्यक्ति के बारे में सब कुछ कहना आसान हो जाता है। और जो लोग इन बिना दोनों भावों को तौले किसी की भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग उपहास के पात्र होते हैं। तो देखिए, तृतीय भाव में अगर सूर्य चला जाए तो ज्येष्ठ भाई को मार देता है,
मतलब अगर बड़ा भाई है वो मरेगा, या बड़ा भाई हुआ होगा मर गया होगा। अगर तृतीय भाव में चंद्रमा है तो बहन जरूर होगी। तृतीय भाव में अगर मंगल है और मंगल शुभकारी है तो ऐसे जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे। बुध है तो बहन होगी, बृहस्पति है तो 5 भाई बहन होंगे, शुक्र है तो बहनें होंगी, शनि है सहज मंदिर गे तपनात्मक बजौ भवति सर्व सहोदर नाश का। तो ये आगे पीछे दोनों तरह के भाइयों को शनिदेव कुचल देते हैं, नष्ट कर देते हैं। राहु का होना भातृसुख तो नहीं देता है, लेकिन एक भगिन्याम एक भगिनी देता है। केतु सर्वदोष निवारक, सब प्रकार के दोषों का निवारण भी करता है और भाई बहन का सुख भी देता है। तो कहने का आशय यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका पुरुषार्थ कमजोर प्रतीत हो रहा है और आप संघर्ष नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी भी ठोकर लगने पर आप निराश होकर बैठ जाते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने तृतीय भाव का स्वामी ग्रह जो है उसके मंत्रों का आपको अनवरत जप करना चाहिए और तृतीय भाव के स्वामी के ग्रहों का जप करना चाहिए और समिधा से हवन करनी चाहिए। इससे निसंदेह आपके पुरुषार्थ का जागरण होगा और जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और बात चौथे भाव की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ी है इंदौर से निशा जी। बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ, मेरी 3 बेटी है पंडित जी। हेलो। हाँ बोलिए। मेरी 3 बेटी, बड़ी बेटी है रिमझिम कुशवा, उसका 29/7/2004, दिन गुरुवार, समय रात को 10:30 बजे। चलिए बताइए क्या जानना चाहती हैं रिमझिम के बारे में। उसका भविष्य कैसा क्या रहेगा, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहती है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने रिमझिम के बारे में, उनके भविष्य के बारे में पूछा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे द्वितीय सप्तम का स्वामी मंगल और बुध है। मंगल और बुध की चतुर्थ दशम स्थिति है, बृहस्पति के साथ बुध का इत्तिसाल है। कहने का मतलब यह है कि रिमझिम का भविष्य तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सोच रही हो कि इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो टीचर के अलावा और कोई नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रिमझिम को और मेहनत करने की ज़रूरत है पढ़ाई में, और मतलब कि सीरियस होकर के विद्या अध्ययन की आवश्यकता है। अभी 18 साल की हुई हैं, 24 साल की होते होते इनको नौकरी मिल जाएगी। ये बात अलग है कि सरकारी क्षेत्र में हो सकता है ना मिले, लेकिन भविष्य इनका अच्छा है। विवाह के बाद इनका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव की। कुंडली का चौथा भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। श्रद्धा, कुंडली का जो चौथा भाव होता है, यानी 90 डिग्री से 120 डिग्री जो होती है जन्म के काल से, वो सुख भाव कहलाता है। उसको ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहते हैं सुख भाव। लेकिन इस 2 अक्षर में बहुत ढेर सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। जैसे सुख कह दिया ना, तो सुख का मतलब केवल सुख नहीं, सुख का मतलब माता, भूमि, भवन, वाहन, मंदिर, देवालय, जलाशय, ये सब चीज़ों का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। ठीक है। कुंडली के चौथे भाव का संबंध माँ से है। कुंडली के चौथे भाव का शरीर के अंगों से जो संबंध है वो है मानसिक शांति कैसी रहेगी, हार्ट की क्या पोजीशन है, फेफड़े की क्या पोजीशन है, पेट की क्या पोजीशन है। और कुंडली के चौथे भाव से निजी जीवन, आपकी इमेज और माँ के साथ आपके संबंधों की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसा जीवन में आपको सुख मिलेगा, कैसे मकान में आप रहेंगे, कैसी भूमि होगी, कितने भूमि का योग है, कैसी अचल संपत्ति होगी, वाहन और गड़ा हुआ धन और पैतृक संपत्ति कैसा होगा, ये सब पता चलता है चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव में यदि चतुर्थेश चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति चतुरंतयान, अर्थात चारों तरफ से जो वाहन घिरा होता है उसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं चतुरंतयान। पहले रथ ऐसे होते थे प्राचीन काल में, अब जो बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, उनको चतुरंतयान की श्रेणी में लिया गया है।
अगर पापक ग्रहों की स्थिति है, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो वाहन का सुख कमजोर हो जाता है। इसी तरह से यदि चतुर्थ भाव में पापक ग्रह हो जाएं, चतुर्थेश पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो माँ बीमार रहती है। चतुर्थ भाव में पापक ग्रह हो जाएं और दशम भाव पर पूर्व दृष्टि करें तो पिता के जीवन में संघर्ष भर जाता है। चतुर्थ भाव में यदि बृहस्पति हो तो घर चाहे जितने बने लेकिन सारे घर बिक जाते हैं या किसी कारण बस अपने हाथ से निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चतुर्थ भाव के में चंद्रमा हो तो कहीं नदी के किनारे अपना घर होता है। चतुर्थ भाव के पास यदि शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति का घर किसी संपन्न इलाके में होता है। चतुर्थ भाव में अगर शनि हो तो ऐसा व्यक्ति मजदूरों के बीच में निवास करता है। लेकिन अगर उच्च का शनि हो तो ऐसी बात नहीं है, तब वो राजाश्रय में रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुंडली के चतुर्थ भाव से इन सब चीज़ों का विचार किया जा सकता है। लेकिन इस छोटे से सुख भाव के अंतर्गत इतना बड़ा विषय छिपा हुआ है जिसे जान करके आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो निसंदेह अभी हमको और 8 भावों के बारे में बात करना है और मुझे विश्वास है कि ये कुंडली के विषय की जानकारी है तो कागज़ कलम अगर आपके हाथ में होगा तो आप भी इन सब चीज़ों को अगर नोट करेंगे तो ये आपके काम आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी जन्म कुंडली के भावों के बारे में बहुत ही खास और यूनिक जानकारी दे रहे हैं। कैसे कुंडली के भावों के जरिए आप अपने आज और आने वाले कल के बारे में जान सकते हैं, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। आप अपनी कुंडली के 5वें भाव के बारे में बात करेंगे। कुंडली का 5वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित। 5वें भाव को श्रद्धा 2 अक्षरों में अगर कहें तो सुत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र। सुत का अर्थ होता है पुत्र। तन धन सहज सुख सुत। सुत माने पुत्र। तो कहने का मतलब कुल मोटी मोटा ज्योतिष की जब पढ़ाई शुरू होती है तो इस बात से शुरू होती है कि पंचम भाव जो है संतान का स्थान है, संतान भाव। संतान के बारे में ज्ञान किया जाता है इस भाव से। कुंडली के 5वें भाव का संबंध संतान से, जीवन साथी से, गुरु से। कुंडली के 5वें भाव का शरीर के अंगों से भी संबंध है, पीठ, पसलियां, अग्नाशय, नाभि। और कुंडली के 5वें भाव से संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुगमन, उपासना, धर्म, मंगल कार्य, ननिहाल, पूर्व में किए गए पुण्य के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है। 5वें भाव में शुभग्रह की स्थिति और शुभग्रह की दृष्टि उत्तम संतान और अच्छी विद्या को देता है। 5वें भाव में पापक ग्रहों की स्थिति, राहु, सूर्य, चंद्र, केतु का ग्रहण दोष होना शिक्षा में अवरोध, संतान सुख में बाधा देता है। कुंडली का 5म भाव दूषित हो तो संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। कुंडली का 5म भाव का स्वामी अगर अस्त हो, निर्बल हो, पापक ग्रहों के बीच हो तो भी संतान का सुख नहीं मिलता है। तो कहने का आशय यह है कि 5म भाव से विद्या, बुद्धि, उपासना के बारे में जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति बताता है कि आप महाकाली के भक्त होंगे, आप दुर्गा के भक्त होंगे, आप विष्णु के भक्त होंगे, आप शिव के भक्त होंगे, तो ये कैसे बताता है कोई व्यक्ति? 5म भाव पर प्रभावशाली ग्रहों की स्थिति देखकर 5म भाव से उपासना की बात प्रकट हो जाती है। 5वें भाव से ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति शक्ति का आराधक होगा या भगवान श्री हरि विष्णु का आराधक होगा या शिव का आराधक होगा या भूत प्रेत की उपासना करने वाला होगा। ये सारी चीज़ें 5म भाव से स्पष्ट रूप से पता चल जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात 6ठे भाव की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी।
सदा सुखी रहिए। जोर से बोलिए, नहीं तो कहेंगे कि हमारा जवाब नहीं दिया। मैं क्या कहते हैं जीतो कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1995 है जी। मुझे ये पता करना था कि मैं नौकरी के लिए बहुत तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी लग नहीं रही। तो नौकरी सरकारी लगेगी या नहीं, ये पता करना है। शनि और शुक्र छठे आठवें बैठे हुए हैं, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो यार। सरकारी नौकरी मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। अपना समय मत बर्बाद करो। अब आप 25 साल के हो गए हो, कायदे से अपने लायक काम ढूंढ करके काम करो। शुक्र शनि जब छठे आठवें होते हैं, ये सदाष्टक योग होता है, तो सरकारी नौकरी दूर दूर तक नहीं मिलती है। अपना समय मत बर्बाद करिए और कुछ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव की। कुंडली का छठा भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और व्यक्ति के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है, इसको ज्योतिष की भाषा में क्या कहते हैं? सहज सुत सुख रिपु कहते हैं। रिपु माने होता है शत्रु। तो जन्म कुंडली के छठे भाव को अरि माने होता है शत्रु, अरि माने होता है शत्रु, शत्रु माने शत्रु होता ही है। तो अरि या शत्रु भाव के नाम से इसको जाना जाता है। रिपु भी जानते हैं ना, रिपु। कुंडली के छठे भाव का संबंध जो है, ये प्रतियोगी, पैतृक रिश्ते, दूर के रिश्तेदार, मामा। मामा क्यों? चतुर्थ भाव से तृतीय भाव है ना। छोटे मामा के बारे में जाना जाएगा, बड़े मामा के बारे में नहीं। बड़े मामा के बारे में जानना हो तो द्वितीय भाव से जानेंगे, और छोटे मामा के बारे में जानना होगा या छोटी मौसी के बारे में जानना होगा तो छठे भाव से जानेंगे। ठीक है। कर्मचारी, आपके यहाँ काम करने वाले, पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश के आप पालते हैं, ये कुंडली के छठे भाव से जाने जाते हैं। और हाँ, कुंडली के छठे भाव का जो शरीर के अंगों से संबंध है, उसमें यह है कि शरीर में घाव कहाँ लगेगा, चोट के निशान कहाँ हैं, पेट, आंत, अतड़ी और पाचन तंत्र, स्त्रियों का गर्भाशय, ये कुंडली के छठे भाव से भविष्यवाणी की जाती है। कर्ज, मुकदमेबाजी, अपयश, खर्चा, लड़ाई झगड़ा, शत्रु, चिंता, रोग, शोक, दुख, यह कुंडली का सबसे विरोधाभासी भाव है। यह भाव रोगों को जन्म देता है, तो वही रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है। ये भाव त्याग और अलगाव को भी दर्शाता है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो, अच्छा तो होता है। छठे भाव पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो रोग से मुक्ति मिलती है। छठे भाव में सूर्य, शनि, राहु, केतु हों तो ऐसे आदमी रोग और शत्रु दोनों पर विजय प्राप्त करता है। छठे भाव में शुभग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। छठे भाव में शुभग्रह रोग देते हैं। सूर्य हड्डियों का रोग देता है, चंद्रमा शीत से संबंधित रोग देता है, मंगल अग्नि और विस्फोटक से कष्ट देता है, बुध त्वचा रोग देता है, बृहस्पति लीवर से संबंधित रोग देता है, शुक्र एलर्जी का रोग देता है, शनि नसों से संबंधित रोग देता है, राहु केतु जिन ग्रहों के घर में रहते हैं उससे संबंधित रोग देते हैं। तो ये छठा भाव जो है, अगर छठा, आठवां, 12वां ये तीनों भाव में किसी के कुंडली में कोई ग्रह न हो, न छठवें स्थान में कोई ग्रह हो, न आठवें में, न 12वें में, तो वो व्यक्ति के कुंडली में चाहे जितने कमजोर ग्रह बैठे हों, फिर भी वो व्यक्ति राजा की तरह जीवन व्यतीत करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस छठे, आठवें, 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंडली के 7वें भाव के बारे में। कुंडली का 7वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बयां करता है, आइए जानते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो दाम्पत्य जीवन 7वें भाव से ही देखा जाता है। इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं श्रद्धा जाया। जाया माने होता है जनन करने वाली, जन्म देने वाली। पत्नी के बहुत नाम हैं, धर्म पत्नी, भार्या, जीवन संगिनी, जाया, दारा, ये सब नाम पत्नी के हैं। जब लड़की का कन्यादान होता है, लड़की का पिता लड़की का कन्यादान करता है और लड़की जाकर के अपने पति के बाएं दाहिने भाग में बैठ जाती है, तो वो धर्म पत्नी हो जाती है। और जब
वो ससुराल जाती है, पति के साथ सांसारिक जीवन में अपने को शुरू करती है और संतान पैदा करती है, तो उसका नाम हो जाता है जाया। जाया माने जनन करने वाली, जो जन्म देने वाली। और जब पति कमा करके उसका भरण पोषण करने लगता है, तब उसका नाम हो जाता है भार्या। भार्या माने उसका भरण पोषण का दायित्व आपके ऊपर है, भार्या। और जब जैसे नाती पोते हैं, जैसे बेटी बेटे हैं, वैसे भी घर में जब पत्नी की स्थिति हो जाए, उतना ही संबंध आपसे रह जाए, केवल उसकी दवाई के लिए खाने की चिंता हो, एक सर वृद्धावस्था में होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कलत्र। उस शब्द का जो सही संबोधन है वो है कलत्र। मतलब सामान्य, मतलब कि जैसे पूरा परिवार है वैसे पत्नी और पति भी है, कोई उसमें अलग विशेषता नहीं है, तो उसका नाम है कलत्र। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली के 7वें भाव को जाया भाव के नाम से जाना जाता है। तो 7वें भाव को पत्नी भाव के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली के 7वें भाव का संबंध वैवाहिक जीवन, नैतिक अनैतिक रिश्ते और व्यक्ति के कैरेक्टर से तो विशेष करके है। जीवन साथी, साझेदार, ये कुंडली के 7वें भाव। और शरीर के अंगों के संबंध जो है गुर्दा, मूत्राशय, कमर, ये कुंडली के 7वें भाव से जाने जाते हैं। और किसी व्यक्ति की काम वासना कैसी है, विवाह और विवाहेतर संबंध कैसे रहेंगे, कारोबार कैसा रहेगा, प्रत्यक्ष शत्रु और साझेदार ये किस तरह से रोल निभाएंगे, ये सब जाना जाता है कुंडली के 7वें भाव से। कुंडली का 7वां भाव केंद्र भी कहलाता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र भी कहलाता है। और कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए शनि, राहु, केतु कई विवाह करवाते हैं। कुंडली में 7वें भाव का स्वामी अस्त हो जाए तो विवाह ही नहीं होने देते हैं। कुंडली में ज़्यादा पापग्रहों की स्थिति होना पति के रोग और रोगग्रस्त होने का कारण है। तो कहने का मतलब ये है कि 7वें भाव का सम्यक रूप से अगर आप विचार कर लें तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के आप दाम्पत्य जीवन के बारे में सटीक अध्ययन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और 7वें के बाद अब बारी आती है 8वें भाव की। 8वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध, भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, 8वां भाव। देखो श्रद्धा, 8वां भाव को कहते हैं मृत्यु भाव। 210 से लेकर के 240 डिग्री तक व्यक्ति के पैदा होने के बाद 210 से 240 डिग्री के बीच में जो अध्ययन किया जाता है वो व्यक्ति के मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। शरीर में ये रेक्टम का स्थान है, गुदा स्थान है। जन्म कुंडली में 8वें भाव को मृत्यु भाव के नाम से जाना जाता है। और ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो व्यक्ति के रोगी, निरोगी और कितनी लंबी उम्र होगी इसका पता बताता है। जैसे अगर 8वें भाव में शनि मकर, कुंभ और तुला राशि का हो तो आयु 100 वर्ष होती है। अष्टम में शुभग्रह दृष्ट हो तो पूर्णायु होती है। अष्टमेश पापग्रहों से दृष्ट हों और अपने भाव से 6ठे 8वें हों तो अल्पायु और मध्यायु योग बनता है। कुंडली के 8वें भाव का शरीर के जो अंगों से संबंध है वो आप समझ लीजिए, नाभि के निचले भाग के अंग जो है प्रजनन प्रणाली, जननांग और खास करके गुदा मार्ग का प्रतिनिधित्व अष्टम भाव करता है। जिसके भी अष्टम भाव में पापग्रह होगा या पापग्रह की दृष्टि होगी उसे बवासीर, भगंदर, पाइल्स जैसी बीमारियां जरूर होंगी। ऐसा व्यक्ति गुदा मार्ग के रोग से जरूर पीड़ित होगा। आकस्मिक धन लाभ, किस तरह से मृत्यु होगी, विदेश यात्रा का कैसा योग है, गड़ा हुआ धन, ये सब अष्टम भाव से पता चलता है। असाध्य रोग, बिना कमाए प्राप्त की गई संपत्ति, अपमान, पतन, नौकर, ये सब जन्म कुंडली के 8वें भाव से पता चलता है।
जहाँ कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के देह धारण करने को दर्शाता है, वहीं कुंडली का 8वां भाव व्यक्ति को शरीर छोड़ने का, देह त्यागने के बारे में भी संकेत करता है। लेकिन इनका अध्ययन करते समय रुद्र ग्रह, ब्रह्म ग्रह, शूल ग्रह, इन 3 ग्रहों का भी सम्यक अध्ययन करके तभी भविष्यवाणी करनी चाहिए, वरना जल्दबाजी में की गई भविष्यवाणी उपहास का पात्र बनाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 9वें भाव की। कुंडली का 9वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बयां करता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। 9वें स्थान को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में कहते हैं धर्म स्थान। धर्म स्थान आप भी सुन करके समझ गए होंगे, धर्म माने धर्म। 240 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में ये धर्म स्थान होता है। धर्म भाव, कर्म भाव, 9वें भाव को धर्म भाव और 10वें भाव को कर्म भाव के नाम से जाना जाता है। कुंडली में 9वें भाव का संबंध धर्म से, पिता से, शिक्षक से, गुरु से, साले साली से, और कुंडली के 9वें भाव का संबंध शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जांघ से। कुंडली के 9वें भाव से जो भविष्यवाणी की जाती है वो भाग्य कैसा होगा, धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा, तीर्थ यात्रा का क्या योग है, यश कैसा मिलेगा, पत्नी के बहन और भाई कैसे होंगे, संन्यास होगा कि नहीं होगा, स्वप्न कैसा आएगा, शिक्षा और गुरु का क्या रोल होगा। कुंडली के 9वें भाव से व्यक्ति के धार्मिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है। इस भाव से भी पता चलता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं या नहीं। पाराशर जी कहते हैं, 9 में सह सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फल दायकः, अर्थात 9वां भाव सचमुच में व्यक्ति के जीवन के लिए वरदान है, लेकिन चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र के अलावा 9वें भाव में बैठे हुए दूसरे ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र उत्तम फल देते हैं। बात करते हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव की। कुंडली का 10वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अब हम पहुंच गए हैं आजीविका के स्थान में। 270 से 300 डिग्री तक जो भाव होता है उसका नाम होता है 10वां भाव, अर्थात आजीविका का स्थान, अर्थात कर्म भाव। इसको कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्ति के कर्म करने की क्षमता, कार्य कुशलता इसी भाव से मूल्यांकन की जाती है। 10वें भाव का संबंध आपके इमीडिएट बॉस से है, आपके इमीडिएट लीडर से है, जीवन में शक्तिशाली लोगों से इसका संबंध है, आपके पिता से इस भाव का संबंध है, और आपके शरीर में घुटना, जांघ, ये भी 10वें भाव से संबंध रखता है। आप कैसी उपलब्धि अर्जित करेंगे, कैसी आपको ख्याति मिलेगी, कैसी आपकी शक्ति है, कैसे आपको रैंक मिलने वाला है, कैसी आपकी विश्वसनीयता है, क्या है आपका व्यवहार का तरीका, कैसी आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, क्या करेंगे आप, व्यवसाय, रोजगार या नौकरी, राजयोग है या दुर्भाग्य योग है, पिता की आयु कितनी है, पिता का सुख कैसा है, ये सब भविष्यवाणी 10वें भाव को देख करके की जा सकती है। मैं तो एक बात कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, जन्म कुंडली अगर देखना आपको न भी आता हो तो 10वें और तृतीय भाव का बल अगर आपको अंदाज करना आ जाए तो आप किसी के बारे में 90% अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को डराते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को आतंकित करते हैं,
कि आपके बेटे को ये हो जाएगा, आपकी बेटी ये हो जाएगी, आपका बेटा तो ऐसे हो जाएगा, आपका बेटा तो ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, आपका बेटा पढ़ेगा नहीं, आपका बेटा ये करेगा वो। विश्वास रखिए, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है। आज आप उनको डरा रहे हो ना, ये सब चीज़ें गिन गिन कर भगवान जिस दिन बदला लेगा ना, उस दिन आह नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखो, भविष्यवाणी करते समय अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए और सामने वाले को आतंकित करने के लिए भविष्यवाणी ना करो। बोलो वही जो शास्त्र कहता हो, वो सच हो गलत हो इससे आपसे क्या मतलब है। सच की कौन गारंटी ले सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो कहता है वो बात आप बोलो। उसके अतिरिक्त आप अपना ज्ञान उसमें लगाने की कोशिश ना करो। तो कुंडली के 10वें भाव का जब आपको मूल्यांकन करना आ जाएगा तो मान लीजिए कि कुंडली देखना भी आ जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में 3 ही मूल प्रश्न है। एक तो करियर, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा पारिवारिक जीवन। अगर ये 3 चीज़ें ठीक हैं तो व्यक्ति को फिर ज़्यादा कुछ दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे जन्म कुंडली के 11वें भाव की। कुंडली का 11वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, बताइए पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली के 11वें भाव को आय भाव के नाम से जाना जाता है। आय माने आमदनी, लाभ भाव इसको कहते हैं। आय भाव के नाम से ये भाव जाना जाता है। इसका संबंध व्यक्ति की प्रसिद्धि से और मशहूर हस्तियों के मेलजोल से, राजनेता से, सफल और समृद्धशाली लोगों के साथ रहने से पता चलता है। कुंडली के 11वें भाव से बड़े भाई और बड़ी बहन के बारे में जाना जाता है। शरीर में टखने, पिंडली, कान, ये सब 11 भाव को देख करके जाने जा सकते हैं। आमदनी का जरिया, लाभ के प्रकार, उपलब्धि, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन, पुत्र वधू के बारे में, दामाद के बारे में। कुंडली में 11वां भाव वो स्थान है जिससे मनुष्य के पूरे जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों की भविष्यवाणी की जा सकती है। कुंडली में 11वां भाव बहुत प्रभावशाली होता है। 11वें भाव से व्यक्ति की बचत का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। और 11 भाव में बैठा हुआ शुभग्रह उत्तम संतान देता है। 11 भाव में बैठा हुआ पापग्रह संतान सुख नहीं होने देता है। 11वें भाव में अगर बुध, शुक्र और चंद्रमा स्त्री राशि में हों तो ऐसे जातक को 6 बेटियां होती हैं। और यदि 11 भाव में सूर्य, मंगल, बृहस्पति हों और पुरुष राशि में हों तो ऐसे लोगों को अधिक पुत्रों की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। कुंडली का 12वां भाव व्यक्ति की सेहत, संबंध और भविष्य के बारे में क्या कुछ बताता है, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। 12वें भाव को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में व्यय भाव के नाम से जाना जाता है। और व्यय भाव के नाम से ये भाव जाना जाता है। कुंडली के 12वें भाव का संबंध अन्य भाव और उनमें बैठे ग्रहों से रिश्ते को दर्शाता है। कुंडली के 12वें भाव का शरीर के अंगों से संबंध है, खास करके बाईं आंख से संबंध है, पैर से संबंध है, पंजे से संबंध है, टखने से संबंध है। कुंडली का 12वां भाव जो है, इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज, संन्यास लेगा या नहीं, नैतिक या अनैतिक होगा, आत्महत्या की इच्छा वाला तो नहीं है, खर्च किस तरह का करेगा, मोक्ष होगा या पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म में क्या था, नुकसान किस प्रकार की होगी, खर्च कहाँ होगा, विदेश यात्रा होगी कि नहीं, अस्पताल में ज़्यादा समय तो नहीं गुजारना पड़ेगा, और मृत्यु जैसी चीज़ें। और अंधेरे का जो स्थान है उसका भी प्रतिनिधित्व 12 भाव ही करता है। ऐसे लोग समाज से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसी जगह जहाँ जाकर व्यक्ति समाज से खुद को अलग कर लेता है, ये भी भाव इसी से विचार किया जाता है। देखिए, व्यय भाव का नाम ही है व्यय भाव। व्यय का नाम जैसे व्ययेश, अगर 6ठा 8वां न बैठ कर के 12वां न बैठकर
कहीं बैठे तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। व्ययस लग्न में बैठे तो शरीर में हर समय कुछ न कुछ परेशानी रहती है। व्ययस धन भाव में बैठे तो कमाई होने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। व्ययस तृतीय भाव में बैठे तो भाई बहनों का सुख होने में मुश्किल हो जाता है। व्ययस अगर जा कर के चतुर्थ भाव में बैठे तो वाहन का भवन का सुख मिलने में देर होती है। अगर जाकर पंचम में बैठे तो संतान को कष्ट देता है। छठे में बैठे तो उत्तम होता है। सातवें बैठे तो पत्नी का सुख खराब करता है। आठवें बैठे तो उत्तम होता है। नौवें बैठे तो भाग्य को कमज़ोर करता है। 10वें बैठे तो कर्ज में हर समय लाद करके रखता है। 11वें बैठे तो आमदनी नहीं होने देता है। और 12वें बैठे शुभग्रह होकर तो शुभ कार्यों में धन व्यय करवाता है, और अगर पापग्रह होकर के बैठे तो दुराचार में धन व्यय करवाता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यय भाव को अच्छी तरह से जान करके व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी, कुंडली के 12 भाव के बारे में बताया और कौन सारे भाव हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और हमारे जीवन के किन किन पहलुओं को बताते हैं, ये आपने बताया, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।